हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी की जो श्रृंखला चल रही है क्वेश्चनों की, जीके और जीएस की 20 क्वेश्चनों की। ठीक है। तो आई होप कि आप चीज़ों को समझ में आ रहा होगा, अच्छे तरीके से उसको पढ़ भी रहे होंगे। आपका एग्जाम भी नज़दीक आ चुका है, तो बहुत सारे आपका हेल्प भी मिल रहा होगा। इससे पहले हम लोगों ने सारा पीवाईक्यू लगभग तो कर ही लिया है, और अब प्रैक्टिस जो है सेट है उस पे हम लोग काम कर रहे हैं और उसको अच्छे से समझ भी रहे हैं। तो वैसे आपने देखा कि इससे पहले आप लोगों ने चार मॉडल पेपर आपके पास पहुंच चुका होगा और आपने उसे अच्छे तरीके से देखा भी होगा। आज हमारा जो होगा वो पांचवा मॉडल पेपर होगा, जो कि ये भी काफ़ी अच्छा साबित होगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि राज्य अधिकार के लिए मुगलों ने किस विरासत का अनुसरण किया है। ऑप्शन देखिए, स्व अर्जित, निर्वसित, शहदायिक विरासत, पैतृक संपत्ति या ज्येष्ठाधिकार नियम। तो जो मुगलों ने विरासतों के लिए अनुसरण किया है उसका अनुसरण ये था शहदायिक विरासत। ठीक है, शहदायिक विरासत का। नगर निगमों की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। अध्यक्ष, महापौर, निदेशक, राज्यपाल। अब देखिए यहाँ पे महापौर की बात की गई। ठीक है। तो महापौर को ही तो हम लोग कहते हैं मेयर। इन्हें क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं। या नगर पालिका अध्यक्ष कह लो, या फिर नगर पालिका अध्यक्ष कह लो। ठीक है। जैसे देखिए क्या है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में हम बात करें तो इन्हीं पंचायतों की बात करते हैं। तो वहाँ पे अब जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो तीन लेयरें मिलेंगे। एक तो क्या होगा, ग्राम पंचायत। ठीक है। एक ऊपर होगा आपका जिसे बोलते हैं पंचायत समिति, यानी जो ब्लॉक स्तर की हम लोग बात करते हैं या क्षेत्र पंचायत कह लेते हैं। ऊपर मिलेगा जिला पंचायत। वैसे नगरों में क्या होता है, नगरों में ऐसे ही तीन लेयर होती हैं। सबसे नीचे क्या होगा आपका, नगर पंचायत, फिर होगा नगर पालिका, और फिर उससे ऊपर होता है नगर निगम होता है। ठीक है। यानी हम बात करते हैं यहाँ पर कुल मिला के जो आपका नगरीय नगरीय स्थानीय, अगर हम निकाय की बात करें, निकाय, तो ये आपको किस भाग में मिलेगा, संविधान के किस भाग में मिलेगा। तो संविधान का जो आपका भाग है वो है 9 क। ठीक है, कौन सा है, 9 क में। और अनुसूची की बात करें तो 12वीं अनुसूची होगी। तो जो नगरीय स्थानीय निकाय है इसमें आप देखेंगे तीन लेयर है, मैंने बताया। जैसे ऊपर क्या होगा आपका, नगर निगम होता है, नगर निगम होता है, जैसे जिला पंचायत होता है। ठीक है। फिर इसके बाद में नीचे क्या होगा, नगर पालिका, नगर पालिका, जैसे पंचायतों में आप देखेंगे क्षेत्र पंचायत, या फिर कह लेंगे पंचायत समिति होती है। फिर इसके नीचे होगा नगर पंचायत। क्या होगा, नगर पंचायत। जैसे ग्राम पंचायत होती है वैसे शहरों में नगर पंचायत हो जाता है। तो यहाँ का जो नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है, यहाँ का जो अध्यक्ष होता है इसे ही कहते हैं महापौर। ठीक है। इसे क्या कहेंगे, यहाँ का जो कह सकते हैं अध्यक्ष होता है इसे ही कहते हैं क्या, महापौर कहते हैं। और इसका चुनाव डायरेक्ट होता है, यानी नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है उसका चुनाव कैसे होगा, डायरेक्ट होता है। भारत का पहला नगर निगम कौन सा था, तो वो था मद्रास नगर निगम। ठीक है, जो 1987 सॉरी 1687-88 में इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था। ठीक है। तो ये इस तरीके से क्या चलती है, चयन चलती है, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत। ठीक है। तो स्थानीय जो आपका नगरीय स्थानीय निकाय है, इसके लिए अनुसूची मैंने कौन सी बताई है, इसके लिए अनुसूची है कौन सी, 12वीं अनुसूची। कौन सी है, तो वो है 12वीं। ठीक है। और आर्टिकल तो स्टार्ट होता ही है 243। अब कहाँ से, पी से स्टार्ट होता है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखिए, महापौर इसकी अध्यक्षता करता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है। कार्बनिक सामग्री की भूमिका, जलवायु कारक, अकार्बनिक सामग्री की भूमिका, या जनक सेल की प्रकृति। ठीक है, जनक सेल। ठीक है, यानी कि प्राथमिक जो सेल होती है। तो अब देखिए मृदा निर्माण में इसका कोई काम नहीं है, इसकी कोई भूमिका नहीं होती है। जो लिखा है ना अकार्बनिक
सामग्री। कौन सी लिखा है? अकार्बनिक सामग्री। जैसे आपको पता है कि मृदा के निर्माण में हालांकि 5 कारकों को महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जैसे मान लो एक समय ड्यूरेशन हो गया, ठीक है, क्योंकि समय के अनुसार ही मृदा का क्या होता है? निर्माण होता है। ऐसा नहीं कि मृदा का निर्माण बहुत जल्द होता है, एक समय लगता है, एक टाइम लगता है उसको निर्माण होने में। तो इसमें मृदा है, वो जलवायु भी डिपेंड करता है कि वहाँ की जलवायु कैसी है, ठीक है। तो मृदा हो गया, जलवायु हो गया, उसके अलावा देखेंगे स्थलाकृति भी देखेंगे कि वहाँ की स्थलाकृति कैसी है, ठीक है, वहाँ की स्थलाकृति कैसी है वो भी देखते हैं। और कुछ जीवों की जो अंतः क्रियाएं होती हैं वो भी डिपेंड करती हैं मृदा बनने में, ठीक है। तो ऐसी 5 मृदा निर्माण के 5 कारक होते हैं, ठीक है ना। तो मृदा निर्माण के कितने? तो वो होते हैं कितने? 5 कारक होते हैं, ठीक है, 5 कारक। तो 5 कारकों से ही मृदा का क्या होता है? निर्माण होता है। तो यानी कि जो मृदा है वो एक नवीनीकरण क्या है? संसाधन है। नवीकरणीय क्या है? संसाधन है। यानी कि मृदा का नष्ट भी होता है, मृदा नष्ट होती है और मृदा का निर्माण भी होता है। लेकिन मानवीय हस्तक्षेप के कारण मृदा का जो कह सकते हैं कि नष्ट होने की दर है वो ज़्यादा है, और जबकि निर्माण का क्या है? कम है। क्योंकि जो चट्टानें होती हैं, चट्टानों के ही टूटने फूटने से आपकी मृदा का क्या होती है? निर्माण होती है। उनकी उसके टूटने फूटने से मृदा का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये क्या है? अकार्बनिक सामग्री की भूमिका, ये ध्यान रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण कराया जिसका नाम डैश था। क्या था भाई? बंगाल, सिंध, मैसूर या सिरी। अब देखो, अलाउद्दीन जो खिलजी था ये खिलजी वंश का शासक था और काफी प्रतापी शासक माना जाता था, ठीक है, खिलजी वंश में। तो इसने क्या किया था कि अपने सैनिकों के लिए, जैसे आजकल की छावनियां होती हैं जहाँ पे सैनिक रहते हैं, तो उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था कि अपने सैनिकों को स्टेबल करने के लिए एक आवास बनाया था। उस आवास को कहा जाता है सिरी का किला। और सिरी एक नगर भी है। ये कहाँ पे? तो दिल्ली में है। तो दिल्ली में ये सिरी का है, एक शहर है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सिरी जो है ये कहाँ पे है? तो ये है आपका नई दिल्ली में है। तो नई दिल्ली में ही तो बनवाया इसने, क्योंकि शासक तो ये वहीं का था, दिल्ली का था, तो नई दिल्ली में है। तो जो आपका ध्यान रखिएगा, इसे कहते हैं सीरी का किला। क्या बोलते हैं? सीरी का किला। तो जो सीरी का किला है ये क्या है? एक सैनिक, क्या था ये? सैनिक किला था, ये सैनिक किला था। जो ये सीरी का किला है इसे अलाउद्दीन खिलजी ने, ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था कि मंगोल आक्रमण से बचने के लिए, मंगोल आक्रमण से बचने के लिए बनवाया था। ये कब बनवाया था ये सीरी का किला? तो सीरी का किला इन्होंने बनाया था कब? तो 1303 ईस्वी में, ठीक है, 1303 ईस्वी में इन्होंने ये किला बनवाया था, ठीक। और ये जितने भी किले बनवाए अलाउद्दीन खिलजी ने, खासकर तुर्की जो डिजाइन पे या उनकी शैली पे क्या था? आधारित था। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में चाहे अलाई दरवाजा हो, ठीक है, चाहे आप हौज ये खास हो, ठीक है, उसका भी निर्माण कराया। और बाकी ये सीरी का किला तो निर्मित करवाया ही करवाया, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी की इसकी अगर बात करें तो 2 अन्य कार्य और कौन कौन से हैं तो इनके देखा जाए, एक आपका देखेंगे तो अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा भी इनको बनवाया था, ठीक है। ये भी दिल्ली में ही है, कुतुब परिसर में ही है ये, ठीक है। और इसके अलावा क्या है तो वहीं पे आप देखेंगे हौज खास भी है, ठीक है। तो ये इनका निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ही कराया गया था। अगर देखिए, द गोल्डन बोट नामक पुस्तक किसने लिखा है? द गोल्डन बोट, सत्यजीत रे, मुंशी प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, आर के नारायण, आर के नारायण। तो ये पुस्तक है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। हालांकि रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कई सारी पुस्तकें हैं, जैसे गार्डनर भी है, ठीक है, एक आपका हंगर स्टोन है, पोस्ट मैन भी है, सॉरी पोस्ट ऑफिस भी है, ठीक है, बाकी गीतांजलि भी है, चित्रांगदा भी है, ठीक है, ऐसे कई सारी इनके पुस्तकें हैं। पहले देखिए, निम्नलिखित में से किसमें एक खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? मतलब कौन सा ऐसा इसमें से क्या है आपका जीव है जिसकी बॉडी में जो आपका जो
परिसंचरण तंत्र है वो आपको खुला दिखाई पड़ेगा, यानी कि इसकी बॉडी में जो आपका ब्लड जो घूम रहा होगा, चल रहा होगा, वो ऊपर से ही दिखाई पड़ेगा। जैसे नॉर्मलता, जैसे मान लो हम मनुष्य हैं, तो अब हमारे अंदर क्या है, जो ब्लड का परिसंचरण हो रहा है वो दिखाई तो नहीं पड़ेगा बाहर से, लेकिन आप देखेंगे जो मकड़ी है, तो मकड़ी में आप देखेंगे तो उसके ऊपर इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, आपको उसको ब्लड दिखेगा। तो ये कौन सा है जीव, तो मकड़ी में, तो मकड़ी में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और ध्यान रखिएगा कि जो मकड़ी की हम बात करें तो मकड़ी के कितने, तो इसके भाई 8 पैर होते हैं, 8 पैर। तो ये मकड़ी कीट वर्ग में नहीं आता है, ये ध्यान रखिए, मकड़ी जो है, मकड़ी कीट वर्ग में नहीं आता है, ये कीट वर्ग में नहीं आता है क्योंकि इसके 8 पैर होते हैं, और कीट वर्ग में आने के लिए 6 पैर वाले जीव होते हैं। टॉक्सिक एपिडर्म नोक्रोलिसिस किस प्रकार की बीमारी है जो हाल ही में समाचारों में देखी गई थी? त्वचा रोग, हृदय वाहिनी रोग, मस्तिष्क विकार या श्वसन रोग? तो ये क्या है आपका त्वचा रोग है, ठीक है, क्या है, एक त्वचा रोग है, ये ध्यान रखिएगा, TEN, इससे त्वचा का नष्ट हो जाता था। अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? समंथा हॉर्वे, निगेला लॉशन, डगलस हर्ड, पेनेलोप फिट्स गेरोल्ड? तो देखिए ये है कौन, तो ये है समंथा हार्वे। अगर मैं यहाँ पे ये बात करूं कि मतलब कि अंतरिक्ष पर लिखी गई किसी पुस्तक के लिए ये पहला बुकर प्राइज ये प्राप्त हो रहा है समंथा हार्वे को, ठीक है, समंथा हार्वे को। ये पुस्तक किस पे है लिखी हुई है, तो अंतरिक्ष पे ही लिखी गई है, क्योंकि ऑर्बिटल है, तो अंतरिक्ष पे लिखी गई पुस्तक के लिए पहला बुकर प्राइज किस व्यक्ति को मिल रहा है, समंथा हार्वे को मिल रहा है। फिर देखिए, नवीन राम गुलाम किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? मलेशिया, सिंगापुर, मालदीव, मॉरिशस? जो नवीन राम गुलाम है ये एक देश है हिंद महासागर में जिसका नाम है क्या, मॉरिशस। क्या है, मॉरिशस। तो मॉरिशस की जो राजधानी है, मॉरिशस की जो राजधानी है ये है पोर्ट लुई, पोर्ट लुई, ठीक है, पोर्ट लुई। और मॉरिशस में जो मुद्रा यानी जो करेंसी चलती है वो है रुपया, वो क्या है, वो है रुपया। और मॉरिशस में एक पक्षी पाया जाता है, हालांकि अब तो ये विलुप्त होने के कगार पे है पक्षी, उसका नाम था डोडो। तो डोडो पक्षी कहाँ का है, मॉरिशस का है। तो मॉरिशस में बहुत सारे जो लोग वहाँ के निवासी हैं वो कहीं ना कहीं भारत से ही वो पहले जुड़े हुए थे। वो अंग्रेजों के समय यानी कि जब भारत में ब्रिटिशों का क्या था, अधिकार था, या उसे कह सकते हैं कि हम गुलाम थे, तो उसमें बहुत सारे भारतीय लोगों को विभिन्न देशों में वो अपने श्रमिकों के रूप में ले जाया करते थे। तो उनमें से बहुत सारे भारतीय मॉरिशस भी गए थे, और मॉरिशस गए तो वहाँ पे वो अपना स्थायी निवास बना लिया, और आज भी वो लोग वहाँ रह रहे हैं। तो आप देख रहे हैं नाम नवीन राम गुलाम, ये क्या एक भारतीय नाम लग रहा है, तो ये कहीं ना कहीं मॉरिशस के से संबंध रखते हैं, ठीक है। तो मॉरिशस को ध्यान रखना। तो मॉरिशस क्या है, एक द्वीप है, किस महासागर में, तो ये भी बता देना कि मॉरिशस जो है, मॉरिशस, ठीक है, हिंद महासागर में एक क्या है, द्वीपीय देश है, ये क्या है, द्वीपीय देश है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो ये मॉरिशस है ये एशिया में नहीं आता है, ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है। ये क्या है, अफ्रीका महाद्वीप का देश है। इसी के पड़ोस में एक दूसरा देश है सेशल्स, वो देखिए वो भले एशिया वाले हिस्से में आता है, ये मॉरिशस ध्यान रखिएगा कि ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, लेकिन है हिंद महासागर में। भारतीय सेना की टुकड़ी और सेशल्स रक्षा बलों के बीच 2024 में संयुक्त सैन्य अभ्यास लमितीय 2024 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? आपका चौथा, पांचवा, नवा या फिर 10वां, या फिर 10वां?
तो देखिए जो इसमें लामितीय है, ये 2024 में जो हुआ है उसका ये 10वां यानी 10th क्या है एडिशन था, यानी कि संस्करण था। ठीक है ना। अब यहाँ पे भी दिखेगा कि जो ये लामितीय जो आपका सैन्य अभ्यास है ये भारत और सेशल्स के बीच में होता है। तो सेशल्स एक देश है, सेशल्स जो देश है ये हिंद महासागर में एक द्वीपीय देश है। हिंद महासागर में, ठीक है, ये क्या है एक द्वीपीय देश है। ठीक है, लेकिन सेशल्स की राजधानी भी आपको ध्यान रखनी चाहिए, क्या है, तो इसकी राजधानी है विक्टोरिया। क्या है, विक्टोरिया। तो ये ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी, तो इनके ही सम्मान में यहाँ का नाम रखा गया था। बाकी सेशल्स में भी मुद्रा आपकी क्या चलती है, वो भी चलती है, रुपया ही चलती है। सेशल्स में कौन सी मुद्रा चलती है, रुपया चलती है, ठीक है, मुद्रा के रूप में। तो सेशल्स को आपको ध्यान रखिएगा कि सेशल्स और भारत के बीच में कौन सा संयुक्त सैन्याभ्यास में होता है, तो लामितीय। कदम्ब राजवंश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि सत्य नहीं है। ठीक है, सत्य नहीं है। राजवंश की स्थापना मयूर शर्मा ने की थी। कदम्बों ने चालुक्यों के बाद 200 से अधिक वर्षों तक कर्नाटक पर शासन किया। कदम्ब प्रशासनिक स्तर पर कन्नड़ भाषा का प्रयोग करने वाले पहले शासक थे। प्रशासनिक, ठीक है, ठीक है, प्रशासनिक, इस राजवंश ने उत्तरी कर्नाटक और बनवासी में कोंकण पर शासन किया। तो कह रहे कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पे सही नहीं है वो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही नहीं है कि कदम्बों जो कदम्ब वंश थे वो चालुक्यों के बाद 200 से अधिक वर्षों तक शासन किया, ये वाली बात थोड़ी सी क्या भाई गलत है। ठीक है, बाकी सारी सही है कि हाँ की कदम्ब वंश के संस्थापक मयूर शर्मा है। ठीक है, कदम्ब शासन जो वंश था वो प्रशासनिक स्तर पर वो क्या करता था, कन्नड़ भाषा का प्रयोग करने वाला पहला शासक था। इस राजवंश ने उत्तरी कर्नाटक बनवासी से कोंकण पर शासन किया, ये भी वाली बात सही है। अगला देखिए, सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानगाहों में आयोजित करते थे जिन्हें डैश डैश कहा जाता था। जो सूफी लोग होते थे, सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानगाहों में आयोजित करते थे, तो उसे क्या कहा जाता था, स्तूप, धर्मशाला, दरगाह, धर्मस्थल। देखो स्तूप तो कहीं ना कहीं बौद्धों से जुड़ा हुआ शब्द है, ये बौद्धों से जुड़ा हुआ शब्द है। धर्म स्थल ये हिंदुओं से जुड़ा हुआ शब्द है। दरगाह और धर्मशालाओं की बात करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो ये जो सभाएं जहाँ पे होती थी खानगाहों में, तो खानगाहों का ही दूसरा एक नाम है क्या, धर्मशालाएं। क्या है, धर्मशालाएं। ठीक है, धर्मशालाएं। बाकी दरगाह की बात करोगे तो दरगाह वही स्थान होता है जहाँ पे किसी विशेष जैसे कि व्यक्ति जो होते हैं, ठीक है, या कैसे मुस्लिम समुदाय में पवित्र इंसान या फिर बहुत ही प्रचलित व्यक्ति जिनका निधन हुआ हो, वहाँ पे एक प्रकार का दरगाह हो, यानी कुल मिलाकर वहाँ पे एक प्रकार का मकबरा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर से होने वाला वेक्टर जनित रोग नहीं है, यानी कि मच्छरों के प्रभाव से नहीं होता है। ठीक है, मच्छरों के प्रभाव से नहीं होता है। जीका वायरस जो होता है, क्वाशीकोर्गर, चिकनगुनिया या डेंगू। अब कह रहा मच्छरों से नहीं होता है, तो नहीं होता है तो ये नहीं होता है। ये जो होता है ये प्रोटीन की कमी से रोग होता है, ये ध्यान रखेंगे। ये जो है ये प्रोटीन की कमी से, तो ये प्रोटीन की कमी से ये रोग होता है, क्वाशीयोर्कर। ठीक है, खासकर ये बच्चों में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा श्रीलंका के उत्तरी बिंदु से भारत के दक्षिणी मुख्य भूमि को अलग करता है, पंबन नहर, पाक जलडमरू, पनामा नहर, मलय जलडमरू। तो हमें बताया कि भारत और श्रीलंका के बीच में आपका कौन सा है, तो पाक जल डमरू है। ठीक है, क्या है, पाक जल डमरू है, क्योंकि भारत का ये वाला हिस्सा और श्रीलंका का कहीं ना कहीं ये हिस्सा। ठीक है, तो ये दक्षिणी बिंदु
और श्रीलंका का उत्तरी बिंदु, किसको जो अलग करता है वो कौन करेगा? पाक जलडमरो। ठीक है। फिर है मनोज बाजपेयी द डिफिनिटिव बायोग्राफी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? संजीव जोशी, अल्पना किलावला, पीयूष पांडे या सिद्धार्थ मोंगा, या फिर सिद्धार्थ मोंगा। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है क्या? पीयूष पांडे। पीयूष पांडे के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है मनोज वाजपेयी के ऊपर। डैश डैश अवध के अंतिम नवाब थे? वाजिद अली शाह, मीर जाफर, मंसूर अली खां, अली वर्दी खां। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या ना अंतिम पूछ रहा है, तो अंतिम कौन हो जाएंगे? नवाब वाजिद अली शाह। ठीक है ना। ये अगर देखेंगे तो ये 10वें नवाब थे, 10वें नंबर के क्या थे? ये नवाब थे और अंतिम थे, क्योंकि इनका जो कार्यकाल देखा गया वो 1847 से लेकर 1856 तक। ठीक है। फिर बाद में अंग्रेजों ने इनको नजरबंद कर लिया, इनको गिरफ्तार कर लिया और 1800 कहने के 87 में इनका क्या हो जाता है? फिर निधन हो जाता है। ठीक है। तो वाजिद अली शाह के बारे में ये चीज ध्यान रखिएगा आप कि ये अख्तर प्रिया के उपनाम से बंदिशें लिखा करते थे, और ऐसे इन्होंने 50 से ज्यादा बंदिशें लिखी हैं। अब जो वाजिद अली शाह हैं, इनकी अगर मैं बात करूं तो इनकी एक दूसरी पत्नी थी जो काफी चर्चित थी, जिनका नाम था बेगम हजरत महल, जिन्होंने 1857 की क्रांति में लखनऊ से क्या किया था? नेतृत्व प्रदान किया था। ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा गया। बाकी ये वाजिद अली शाह जो है ये अमजद अली शाह के ही क्या है? बेटे थे। ठीक। बाकी मीर जाफर तो ये बंगाल वाले हैं। ठीक है। अली वर्दी खां ये भी बंगाल से संबंध रखते हैं। किस संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? किस संशोधन? 56वें, 52वें, 61वें या 71वें? गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। देखिए गोवा जो आप देखेंगे तो ये जो आपका 56वां संविधान संशोधन था, क्वेश्चन नंबर का 56वां संविधान संशोधन था, इसके तहत हमने इसको पूर्ण राज्य का क्या दे दिया? हमने दर्जा दे दिया। कब? तो ये 1987 में हुआ। जो 56वें कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है ये हुआ था 1987 में। और हमने क्या किया कि जो गोवा है, गोवा का भारत का हमने राज्य बना दिया। किस नंबर का? 25वां राज्य ये बना था। ठीक है। उस समय 25वां राज्य बना था गोवा। ठीक। तो इसको आपको ध्यान रखना है, गोवा। उसके अलावा आप देखेंगे 52वां जो संविधान संशोधन भी हुआ था ये 1985 में हुआ था। इसमें खासकर एक कानून लाया गया था, दल बदल अधिनियम ये लाया गया था, इसी में लाया गया था। 61वां अमेंडमेंट जो आया था ये 1988-89 की बात है। ठीक है ना। अरे लागू ये 89 में हुआ था लेकिन आया ये 88 में था। तो ये खासकर था, इसमें क्या था? किसी में बताया गया था कि जो मतदाता की जो आयु थी, वो क्या किया गया? 21 से घटाकर कितना? 18 वर्ष कर दिया गया। कितना कर दिया? 18 वर्ष। तो ये 61वां संविधान संशोधन में ये इसमें ये बदलाव हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग मुख्यतः एंडीज मच्छर द्वारा फैलाए जाने वाले वायरस के कारण होता है? तो ये उसके कारण होता है, खासकर एंडीज जो मच्छर है
उससे ये होता है। तो आपको बताना है। तो अच्छा, इसने बोल दिया एंडीज मच्छर द्वारा फैलाए जाने वाले वायरस के कारण होता है। तो वायरस के कारण इसमें आप देखेंगे तो एक ही रोग आपको मिलेगा, वो कौन सा रोग है? जीका बुखार। हालांकि जीका नाम का एक वायरस है, इसके वजह से जो बुखार, जो शरीर में विकार होता है, उसे हम लोग जीका बुखार कहते हैं, ठीक है ना। बाकी मिनी माता एक रोग होता है, आपने सुना होगा मिनी माता, ये क्या है? मिनी माता एक रोग होता है। ये रोग के बारे में आपने पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है कि जल में जब जल में क्या, पारे की मात्रा, यानी जो मरकरी है, जल में पारे की मात्रा अधिक होने पर, तो जब जल में पानी की मात्रा अधिक हो जाएगी, उसका आप सेवन करेंगे, जब सेवन करेंगे तो आपके शरीर में भी पानी की मात्रा यानी मरकरी की मात्रा क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा, जिससे आपको मिनी माता जैसे रोग हो जाएंगे, ठीक है। शरीर पे इस चित्तेदार कुछ घाव बन जाते हैं। और मिनी माता जो ये रोग है, ये सबसे पहले जापान में देखा गया था, जापान के लोगों में देखा गया था। क्योंकि मिनी माता एक खाड़ी है, जापान में खाड़ी है, समुद्र में खाड़ी है, वहां से वहां की मछलियों में ये रोग सबसे पहले पाया गया था। उस मछलियों को जिन लोगों ने सेवन किया, उन लोगों में भी ये रोग हो गया। बाद में जांच किया गया तो पता चला कि इस मछलियों में क्या है, पारे की मात्रा ज्यादा है, इससे मनुष्य भी प्रभावित हो सकते हैं अगर उसको सेवन करते हैं तो, ठीक है। बाकी मलेरिया आप जानते ही हैं, ठीक है, कि प्रोटोजोआ से होता है, ठीक। अब आ जाइए 19। हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला शिलालेख निम्न में से किस स्थान में पाया गया था? ठीक है, किस स्थान पे पाया गया था? यहां लिखा है 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला शिलालेख। धौलावीरा, बनावली, धौलावीरा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन को आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों जगह पे हो गया है क्या, धौलावीरा। यहाँ पे आप राखी गढ़ी डाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हो, तो कहाँ से ये प्राप्त हुआ है? ऑप्शन आपका है राखी गढ़ी, बनवाली, कोट दीजी या धौलावीरा, ठीक है, या फिर धौलावीरा। तो इसके लिए सही आंसर आपका क्या है? धौलावीरा, ठीक है, धौलावीरा। अब जो धौलावीरा है, ये ध्यान रखेंगे कि ये गुजरात में एक हड़प्पा कालीन स्थल है, ठीक है। और इस धौलावीरा का अगर हम बात करते हैं कि उत्खनन कार्य किसने किया था? उत्खनन जो कार्य है वो किया गया था रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा, रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा किया गया था। 2021 में यूनेस्को सूची में शामिल होने वाला भारत का ये क्या था? 40वां स्थल था, ठीक है। किस नंबर का था? 40वां स्थल। किस नंबर का था ये? 40वां स्थल था, जिसमें शामिल हुआ 2021 में हुआ था। उस समय बैठक ये चाइना चीन में हुआ था, हालांकि ऑनलाइन बैठक हुआ था। तो उस ऑनलाइन बैठक में भारत का ये जो 40वां यूनेस्को सूची में शामिल करने की जो स्थल चुना गया था, वो था कौन सा? धौलावीरा, क्या था? धौलावीरा। चलिए अगला देखिए। अगला सवाल हमारा है कि भारत में पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बसई, या बसाई भी कहते हैं, बसई की संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे? 1801 में, 1810 में, 1820 में, 1800 या फिर 2 में किया गया, ठीक है। तो ये जो बसई का जो क्या हुआ था, जो संधि हुई थी, वो 1802 में हुआ था,
ठीक है, 1802 में हो गया था। ठीक है, तो ये हमारे आज के क्या थे, टोटल 20 क्वेश्चन थे। ठीक है, आपको बेहतर लगा होगा, आपने इसको नोट डाउन भी किया होगा। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।